Good afternoon, everyone. Welcome back to our daily newspaper analysis. Today is 3rd of November, and we would be discussing these 5 articles. ये 5 आर्टिकल जो है वो असम ट्रिब्यून, द हिंदू और एक्सप्रेस से लिए गए हैं। एक फर्स्ट आर्टिकल जो है इट इज अबाउट एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, केरला हैज डन इट। नेक्स्ट इज अबाउट यूनेस्कोज क्रिएटिव सिटी। ये अलग अलग 7 फील्ड्स में क्रिएटिव सिटीज का टैग देता है, तो उसमें से लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी में मिला है। Third is regarding science and tech, especially defense. GSAT 7R के बारे में है. This is for Navy. Fourth is declaration of one wetland as Ramsar site. काजीरंगा में है ये। इस आर्टिकल को जब डिस्कस करेंगे तो रामसर साइड, रामसर प्रोटोकॉल जो है, रामसर कन्वेंशन जो है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। एंड द लास्ट वन इज रिगार्डिंग द हाईएस्ट ऑनर गिवन बाय द असम साहित्य सभा। डॉक्टर नगेन साइकिया को इस साल का मिला हुआ है। ही इज वेरी फेमस लिटरेरी फिगर। उनका काफी लिटरेचर फेमस रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही हैज बीन राइटिंग सिंस 1962 1963। तो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द QR code for Telegram channel of CSAP. You can scan the QR code and consider joining it to get the access to the infographics and all the important PDFs. Soon we would be starting our new foundation batch, and this foundation is batch is for both APSC as well as UPSC. This is better suited for those who are working professional. For further details, you can contact on this number. So let's start with the first article. Kerala, the state in the southwest of India, has become first state to eliminate the extreme poverty completely. Okay. Yeah, Kerala declared itself free of extreme poverty, and rightly so. Chief Minister of Kerala has called it as a historic movement, है ना? थोड़ा सा कंटेक्स्ट समझ लेते हैं। जो केरला का स्टेट फॉर्मेशन डे, विच इज लोकली नोन एज केरला पिरवी, इस दिन के ओकेजन पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला पिनरई विजयन हैज डिक्लेयर्ड केरला फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी, है ना? And this has led to Kerala becoming the first Indian state to achieve this milestone, है ना? ये माइलस्टोन अचीव करने के लिए उनको 4 years का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना पड़ा है। आफ्टर लॉन्ग 4 years प्रोग्राम ये आज अचीव कर पाए वो। इस प्रोग्राम का नाम था एक्सट्रीम पॉवर्टी एरेडिकेशन प्रोग्राम, जो 2021 में लॉन्च किया गया था। उसके 4 साल के रिलेंटलेस मेहनत के बाद आज केरला में एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट हो चुकी है। ये जो प्रोग्राम था, इसके कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हुआ था 2021 में, इसमें इस डिसीजन को लिया गया था। प्रोसेस ये फॉलो किया गया था कि लोकल बॉडीज जो होती है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एक्सेट्रा, इस लेवल पर फैमिलीज को आइडेंटिफाई कर दिया जाएगा। कुटुंबशी वर्कर जो है, वॉलंटियर जो है, ऑफिशियल्स की मदद से। फिर इस एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज दे आइडेंटिफाइड कि लगभग 1,04,000 इंडिविजुअल्स है, 64,000 फैमिलीज से, जो एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में है। ये एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी आइडेंटिफाई की गई थी बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक फूड, हेल्थ, हाउसिंग, इनकम एक्सेट्रा। आफ्टर दैट देयर वर सर्टेन माइक्रो प्लान्स वर मेड। एक होता है मैक्रो प्लान, जो ओवरऑल आइडियाज को एक्सप्लेन करता है, और एक होता है माइक्रो प्लान। माइक्रो मतलब स्मॉल डिटेल्ड इंडिविजुअलाइज्ड प्लान, है ना? तो ये जो माइक्रो प्लान बनाया गया था, इट वाज अ कस्टमाइज्ड प्लान फॉर ईच फैमिली टू इंश्योर द सस्टेनेबल अपलिफ्टमेंट। इसमें कुछ डेटा फैक्ट्स है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें तो जो नंबर्स है उसको इन नंबर्स को इतना तवज्जो मत दीजिए, इस नंबर को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए। बस एक ऊपर-ऊपर का एक हाइलाइट लिख दीजिए, ठीक है? लगभग 22,000 लोगों को एसेंशियल आईडी और पेपर्स मिल गए। फिर फूड सिक्योरिटी मिल गई, रेगुलर फूड सप्लाई को इंश्योर किया, हेल्थ सपोर्ट मिल गया जैसे कि फ्री मेडिसिन्स हुई, पैलिएटिव पैलिएटिव केयर मिल गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स मिल गए या वैक्सीनेशन का एक्सेस मिल गया। जिन फैमिली के पास घर नहीं थे उनको हाउसिंग प्रोवाइड किया गया अंडर लाइफ मिशन। लगभग 4,500 लोगों को जॉब मिला, लाइवलीहुड मिला, है ना? फिर एमजी नरेगा में उनको एमजी नरेगा से उनको लिंक कर दिया गया। लगभग 300 बच्चों को जिनको एजुकेशन की जरूरत है उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी गई। जिनको स्पेशल अटेंशन की जरूरत थी उनको स्पेशल अटेंशन दिया गया। जिनको ट्रैवल की जरूरत थी उनको ट्रैवल फैसिलिटी प्रोवाइड की गई फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। सिमिलरली सेफ शेल्टर्स प्रोवाइड किया कराया गया। सो इफ यू pay attention, Kerala government has left no stone unturned, है ना? जो जरूरी था वो हर चीज की है केरला गवर्नमेंट ने, एंड दे हैव मेड श्योर कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी इज एलिमिनेटेड फ्रॉम एंड ऑफ केरला। इसके लिए उनको लगभग 1,000 करोड़ का खर्चा आया, बट दिस 1,000 करोड़ इज वर्थ इट, क्योंकि जब कोई जगह से एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट हो जाती है तो उस स्टेट का प्रोग्रेस का रेट जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। क्योंकि वो फिर से डेट ट्रैप में, फिर से पॉवर्टी ट्रैप में फँसने का पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो रह जाता है। फ्यूचर स्टेप क्या है कि पीरियडिकली कुछ समय के बाद में 3 महीने बाद से 1 साल बाद बार-बार चेक करना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बेनिफिशियरीज़ थे इसके, वो फिर से एक्सट्रीम पॉवर्टी में वापस ना चले जाएँ। इस सब का सिग्निफिकेंस क्या है? एक, इट मार्क्स ए लैंडमार्क in India's poverty alleviation efforts, and it aligns with the United Nations Sustainable Development Goals SDG 1 जो है नो पॉवर्टी वाला, इसके साथ वो अलाइन कर लेता है। इट ऑल्सो reinforces Kerala's image as a model welfare state, a laboratory for the social justice and inclusive governance। ये बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला हैज टाइम एंड अगेन प्रूवन इट्स मैंटल when it came to implementation of welfare model, when it implementation of land reforms, when it came to implementation of the health infrastructure, when it came to implementation of the local bodies, you know? And like I said, the Kerala has time and again demonstrated the effectiveness of the decentralized planning and community participation. The first MCQ, I would request you to go through it and mention your answers in the comment section. रीड विथ यू। आज के 5 जो एमसीक्यू उसमें से 2-3 मैं आपके साथ सॉल्व करूँगा, बट एटलीस्ट 2-3 आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। Which of the following statement regarding Kerala's extreme poverty eradication program are correct? The program was launched in 2021, correct. Following the decision of the first cabinet meeting of the Left Democratic Front government, correct. Statement 1 is correct. So option D is eliminated. Food, health, housing, education were considered the primary criteria for identifying extremely poor families. Correct. So statement 2 is correct. So option A is eliminated. Kudumbashri units and Gram Sabha played a key role in data collection and verification. Correct. Statement 3 is correct. So statement 4 देखने की जरूरत ही नहीं है. Okay. All right. Next article is UNESCO's Creative City Tag, which is honored to the Lucknow. ठीक है. तो यूनेस्को का जनरल कॉन्फ्रेंस उज़्बेकिस्तान में हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में लखनऊ वाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज यूनेस्कोस क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। अब गैस्ट्रोनॉमी क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ, बट चलो जान लेते हैं। जो फूड, कुजीन, है ना, खाने-पीने के मामले में जो शहर सबसे उठकर खड़ा होता है, सबसे ऊपर खड़ा होता है, जिसमें क्रिएटिविटी भर-भर के है खाने के मामले में,
उन शहरों को गैस्ट्रोनॉमी का क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड दिया जाता है ना? तो लखनऊ को क्यों दिया गया है? बिकॉज़ फॉर रिकॉग्नाइजिंग इट्स सेंचुरीज़ ओल्ड अवधी cuisine, culinary traditions, and inclusive cultural heritage. थोड़ा-सा समझ लेते हैं यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूसीसीएन कहा जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 2004 में। इट वाज़ स्टार्टेड इन 2004, लगभग आज 21 साल हो चुके हैं। टू प्रमोट द कोऑपरेशन अमॉन्ग द सिटीज़ दैट आइडेंटिफाई क्रिएटिविटी एज़ द स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर देयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें जो है वो 7 फील्ड्स में दिया जाता है। जो 7 फील्ड्स है उसमें आता है क्राफ्ट्स, फोक आर्ट, डिज़ाइन, फ़िल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूज़िक। ठीक है? अब इंडिया के पास अलग-अलग सेक्शंस के ऑलरेडी ऑनररी सिटीज़ एक्जिस्टिंग है। जैसे कि चेन्नई जो है वो म्यूज़िक के लिए मिला है, जयपुर जो है वो क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए मिला है, वाराणसी जो है वो भी म्यूज़िक के लिए है ना? वाराणसी क्यों हिंदुस्तानी क्लासिकल, चेन्नई क्यों carnatic म्यूज़िक के लिए, हैदराबाद another city in the south for gastronomy, and now Lucknow. Now, now Lucknow now has become the second city of gastronomy after Hyderabad. इन सब का सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो रिकॉग्निशन मिल गया उसका सिग्निफिकेंस है। एक इसका डिप्लोमेसी में बड़ा रोल होता है, कल्चरल डिप्लोमेसी में। क्योंकि जब आप लखनऊ का अवधी कुज़ीन जो रिच कल्चर रहा है, if you showcase it to the world, it is also a reflection of a blend of Mughal and regional culinary arts as a symbol of cultural diplomacy and harmony. है ना? कल्चर culinary tourism जो है, जो फूड के शौकीन है, उन या फूड बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको ये प्रमोट करता है। Also encourages the sustainable tourism rooted in local heritage. It also emphasizes the ट्रेडिशनल culinary practices या रॉयल किचन आर्ट जो है जिसको लोकली दस्तरख्वां कहा जाता है। लोकली इट इज कॉल्ड एज दस्तरख्वां which relates to the royal kitchen arts and community based food heritage. उत्तर प्रदेश सरकार ने एफर्ट्स लिए टू इंटीग्रेट द कल्चर विथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. This idea of integrating culture with development and sustainable employment generation aligns with the sustainable development goals जो SDG 11 है, sustainable cities and communities, उसके साथ ये align करना है. This is the second question. I will try and solve this with you, but I would request you to pause the video, try to attempt this question. With reference to UCCN, consider the following statement. The network was launched to promote cooperation among cities that integrate culture and creativity into their sustainable developmental plans. Correct. Lucknow is India's first city to be recognized as creative city of gastronomy by UNESCO. No, it is second city. First was Hyderabad. So second statement is wrong. So statement two is gone. This is gone. Right? तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि थर्ड कॉमन है दोनों में. So third is correct option. The recognition enables cities to access UNESCO funding for cultural transfer infrastructure projects. No, इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुआ है. So answer is 1 and 3 only. GSAT 7R ये नेक्स्ट आर्टिकल है. बिफोर वी गेट इनटू द डिटेल्स, पहले से क्विकली कुछ चीजें समझ लेते हैं. ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है. ठीक है. इट इज डेडिकेटेड टू इंडियन नेवी का जो सेफ एंड सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कि ये सबसे हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है अब तक का. आई थिंक 4400 केजी का है ये. एंड ये एलवीएम से लॉन्च किया गया है. एलवीएम M3 से, है ना. लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से ही लॉन्च किया गया है. ये सबसे पावरफुल है. और ये
आइडेंटिफाई करता है, ये हाइलाइट करता है कि इंडिया में इसरो, इंडियन नेवी ये कितना ज़्यादा डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो जो मैंने अभी बताया वही हम क्विकली रिवाइज़ कर लेते हैं। इसरो ने कल नवंबर 2 2025 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया इंडियन नेवीज़ एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम है जीसैट 7R। This this was launched from the Satish Dhawan Space Center, श्रीहरिकोटा। जो मैरीटाइम कम्युनिकेशन नेटवर्क है इंडिया का, उसको इसने स्ट्रेंथन कर दिया है एंड इट हैज मार्क अ लीप इन इंडिजिनियस स्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज अंडर आत्मनिर्भर भारत। हाईलाइट क्या है इसकी? एक, भाई ये तो पूरा का पूरा इंडिजिनियसली डिजाइंड है एंड डेवलप्ड है ना? ऊपर से ये हेवीएस्ट है, लगभग 4,500 किलो का है टू डेट, मतलब अब तक का सबसे हेवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। It was launched in geosynchronous transfer orbit to be circularized later with onboard propulsion। मतलब ये सैटेलाइट के अंदर भी एक इंजन लगा हुआ है जो प्रोपोल करेगा इवेंचुअली। जो लॉन्च व्हीकल यूज किया था वो था LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क थ्री टॉक्स मार्क थ्री इज अबाउट द स्पीड इट इज रेफरिंग टू, है ना? मार्क 1 मतलब स्पीड ऑफ साउंड, मार्क 2 मतलब डबल द स्पीड ऑफ साउंड, मार्क 3 मतलब ट्रिपल द स्पीड ऑफ साउंड। This is ISRO's most powerful rocket so far. It has demonstrated LVM-3's capacity to handle 4+ ton class satellite। 4,000 किलो से ज्यादा के वजन वाले जो सैटेलाइट है उनको ये मैनेज कर सकता है, हैंडल कर सकता है। पर्पस एंड कैपेबिलिटीज क्या है? एक, भाई इंडियन नेवी का जो सिक्योर कम्युनिकेशन एंड मेरीटाइम नेटवर्क है, डोमेन अवेयरनेस है, उसको स्ट्रेंथन करना, उसको एनहांस करना, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में। फिर जो एडवांस्ड ट्रांसपॉन्डर्स है विच सपोर्ट्स वॉइस, डेटा एंड वीडियो ओवर मल्टीपल कम्युनिकेशन बैंड्स, इसको भी इस कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में इंक्लूड किया गया है। And it will enable the seamless communication amongst the ships, submarines, aircrafts and maritime operation centers, मॉक जिनको कहा जाता है। इसका सिग्निफिकेंस है कि भाई नेवल कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क सेंटर्स को जो वॉरफेयर कैपेबिलिटीज है उसको स्ट्रेंथन कर देना, जो फॉरेन सैटेलाइट सिस्टम्स है उनके ऊपर का डिपेंडेंस को कम कर देना एंड सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना। दिस इज द MCQ एंड आई वुड आस्क यू टू ट्राई एंड सॉल्व दिस। चलो ये भी मैं आपके साथ सॉल्व कर देता हूँ, लास्ट के दो जो है वो आप सॉल्व करिएगा, ठीक है? GSAT-7R is India's first military communication satellite launched into polar orbit। No, it is not the first। तो ऑप्शन 1 गया, तो आइदर बी और डी, उसमें 2 and 4 कॉमन है, तो क्वेश्चन इज ओनली अबाउट स्टेटमेंट 3 नाउ। The satellite is equipped to provide with multi-band communication coverage across the Indian Ocean region। Answer is correct। So the option is B, 2, 3, 4। Next article is about Raumari Donduwa wetland। ये काजीरंगा में लोकेटेड है। छोटा सा वेटलैंड है बट इट हैज ह्यूमंगस डाइवर्सिटी। इसको रामसार वेटलैंड, रामसार साइट डिक्लेयर करने के लिए एक्सपर्ट जो थे, स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट, सब लोगों ने, एकेडमिया, सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम किया और उसको रिकॉग्निशन मिलवाया। इसमें कॉन्जर्वेशनिस्ट, वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स, एकेडमिक्स, स्टूडेंट्स, दे जॉइंटली पुश्ड फॉर रामसर साइट रिकॉग्निशन फॉर राउमारी दोंडुआ वेटलैंड एंड जो आसपास का कॉम्प्लेक्स है उसको। ये लोकेटेड है लाखोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागांव डिस्ट्रिक्ट में। द वेटलैंड इज विद इन द काजीरंगा टाइगर रिजर्व लैंडस्केप, ठीक है? एंड इट इज इमर्जिंग एज अ की एवियन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, recording more bird diversity than the region's two other रामसर साइट्स, जो एक है दीपौरबिल और दूसरा है लोकटक जो मणिपुर में है, दीपौरबिल असम में है ना? तो ये असम का सेकंड रामसर साइट बन जाएगा। कुछ इस लोकेशन के बारे में समझ लेते हैं। इसका एरिया जो है, जो लोकेशन है वो विद इन
the 70 square kilometer inside the Lokwa Wildlife Sanctuary, which is part of Kaziranga Tiger Reserve. इसका इकोलॉजिकल लिंकेज समझ लेंगे पहला. एक, इट फंक्शंस एज द कनेक्टिविटी कॉरिडोर बिटवीन काजीरंगा एंड ओरांग नेशनल पार्क. स्पेशल पार्ट्स ऑफ द काजीरंगा ओरांग लैंडस्केप का है. इसमें दो इंटरकनेक्टेड वेटलैंड्स है, एक है रावमारी विल एंड दूसरा है दोंडुआ विल. लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है. बायोडाइवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से इसमें लगभग 120 से ज्यादा स्पीशीज रहते हैं ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स एंड रेसिडेंट बर्ड्स, है ना. इसमें कुछ ग्लोबली थ्रेटन स्पीशीज भी आपको स्पॉट कर सकते हो, जैसे कि एक है नॉब बिल डक या ब्लैक नेकेड स्टॉक या फेरगोस पोचर्ड. जब सेवेंथ काजीरंगा का वाटर बर्ड सेंसस हुआ इसी साल, उसमें रावमारी बील जो है उसमें लगभग 75 डिफरेंट स्पीशीज के 20,000 से ज्यादा इंडिविजुअल बर्ड्स को स्पॉट किया गया. और जो दोंडुआ बिल है उसमें 88 स्पीशीज के लगभग 27,000 बर्ड्स को स्पॉट कर दिया गया. मतलब इस सेंसस में इतना काउंट हुआ है, मतलब दोनों को मिलाकर आप देखेंगे तो इस सिर्फ इसी रीजन में लगभग 50,000 45,000 के आसपास डिफरेंट बर्ड्स है. सिंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट रामसर साइट, लेट्स जस्ट quickly revise what is Ramsar Convention. Ramsar Convention was declared or established in 1971. It was adopted in Ramsar city of Iran in 1971 and it came into force in 1975. ऑब्जेक्टिव था कि जो वेटलैंड्स है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस उनका कंजर्वेशन हो और वाइजली यूज हो, है ना, स्पेशली जो वाटर फाउल हैबिटेट्स है उनका. इंडिया इज पार्टी सिंस 1982. करंट स्टेटस जो है, करंटली इंडिया 93 रामसर साइट्स, है ना. लगभग 1.3 13 लाख हेक्टर्स का एरिया इसमें कवर हो जाता है. इस प्रपोजल का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी तो प्रपोज किया गया है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. देयर इज सम इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, भाई, क्योंकि प्रोटेक्शन बढ़ा देगा. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो रिकॉग्निशन मिलेगा इट विल स्ट्रेंथन द एवियन प्रोटेक्शन एंड माइग्रेटरी बर्ड कॉरिडोर्स. थर्ड इज जो कनेक्टिविटी कंजर्वेशन है उसको रीइंफोर्स करेगा. फोर्थ, कम्युनिटी एंड रिसर्च इन्वॉल्वमेंट को बढ़ावा देगा. दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. आई वुड अर्ज यू टू सॉल्व दिस एमसीक्यू. थोड़ा सा इसका आप गूगल करिएगा, रिसर्च करिएगा, इससे आपका ज्यादा फायदा होगा. ऑलराइट, दिस इज आवर फाइनल आर्टिकल ऑफ द डे. इस आर्टिकल में आपको आसाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज के लिए हेल्प होगा, तो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़कर सुनाता हूँ एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इसको आप वर्ड टू वर्ड रिवाइज करिएगा. ओके. आसाम साहित्य सभा, which is Assam's premier literary and cultural body, has conferred its highest honor, its Sadasya Varenya, upon Dr. Nagin Saikia, who is one of the state's most respected literary figures and who also served as the president in the past of this Sahitya Sabha. उनका जो असमस लिटरेचर में, कल्चर में, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, लाइफ लॉन्ग कंट्रीब्यूशन, उसको इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज कर दिया गया है. इट इज सर्टन की फैक्ट्स. ये हाईएस्ट ऑनर है असम साहित्य सभा का और इस साल डॉक्टर नागेन साइकिया को मिला है एट द एज ऑफ 86. ये ऑर्गेनाइजर जो है वो जॉइंटली बाय द डिब्रूगढ़ रीजनल ऑफिस एंड द लोकल साहित्य सभा. ये इनके ऑनर के कंपोनेंट्स है जिसमें फुलम गमोसा आता है, सादर आता है, जापी है, साइटेशन है एंड मेमेंटो है. ये जो सेक्शन है ये आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आसाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस में, है ना. डॉक्टर साइकिया जो है, ही वाज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ असम साहित्य सभा. He is prolific writer and intellectual voice of the modern Assamese literature. He is known for his essays, fictions, thought leadership on Assamese identity and cultural unity. In his address, he emphasized unity
amid socio-cultural challenges and called the Sabha as the soul Assamese national life. Please understand that these data facts, उनका शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ मतलब जो 3 उनके कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रहे वो हो, या एक्सपीरियंसेस या एक्सप्रेशन के शॉर्ट कलेक्शंस जो है वो है, या उनका नॉन फिक्शन राइटअप है, इस सबको आपको समझना होगा। दिस इज पार्ट ऑफ द फैक्ट्स जिससे आपका एमसीक्यू फॉर्म किया जा सकता है। सो इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा इस सेक्शन को, ठीक है? ये फाइनल एमसीक्यू है। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस एमसीक्यू and utilize the elimination technique and mention your answers in the comment section. ये March books है, APSC and UPSC का one stop solution. Now these are available in Assamese medium as well. For further inquiry, you can connect with this contact details. इसमें 17 total books आते हैं, 10 prelims के लिए, 7 mains के लिए. Thank you very much for joining us. See you tomorrow with another set of 5 articles. Thank you.